मैंने अभी छोटा सा इसका डेमो आपको करा देते हैं। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे जाया जाए आजकल के दौर में, और डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं। और पे क्लाउड पे जाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो अगर आप डिस्कस करना चाहें तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपके पास डेमो खोला है, इसके बाद एडिशनली ऑप्शन ये था कि प्लॉट और बिल्डिंग बनाना और वो सब कुछ भी मुमकिन था, पर यार वो क्योंकि अभी आपके उसमें नहीं है रिक्वायरमेंट में, तो हम उसको भी डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल हम इनिशियली सेल इनवॉइस से शुरू करते हैं। परचेज इनवॉइस देखिए कि आपकी कॉस्ट के ज़्यादा परचेज ज़्यादा लगाना नहीं है। इनवॉइस सिंपल सा है, जो हर जगह सिस्टम में होता है। आप कस्टमर का नाम देते हैं, जो भी आपके पास कस्टमर मौजूद है। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कस्टमर और वगैरह बने, हमने वो सेलेक्ट कर लिए। जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे हमने ये चीज़ है, अगर इसके रेट डले हुए प्राइस में या रिटेल प्राइस में, तो तो अगर आपके पास रेट मौजूद है प्राइस में या मास्टर प्राइस में, तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जितने पीस आप बेच रहे हैं वो बेच दें। डिस्काउंट देना चाहें परसेंटेज में, फिर डिस्काउंट जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स आप बढ़ाते चले जाएं, तो आप जितने चाहें बढ़ा लें। नहीं तो नॉर्मल हर सिस्टम में होता ही है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जो चीज़ें कुछ अलग से हैं जो हमारे पास, जो आप समझते तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अभी आपने अगर देखा होगा कि मैंने उसको एंटर दबाया तो चेंज कर दिया। अमूमन क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड सिस्टम इतने फास्ट नहीं होता। जैसे मैं अगर एडिट पे लाया, भी मैंने एडिट पे क्लिक नहीं किया, अब मैं यहाँ पे एडिट पर क्लिक करूंगा। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, या एडिट पे क्लिक पे खोल दिया, मैंने कुछ चेंज करना है, मैंने कुछ चेंज किया। अब ये मैं सेव का बटन दबा रहा हूँ या एंटर दबाऊंगा तभी सेव हो जाएगा। तो अब मैं ये एंटर दबाने वाला हूँ, मैंने एंटर दबाया और ये सेव हो गया। तो सर आपकी आवाज का मसला हो रहा है थोड़ा। अच्छा, आवाज मतलब बिल्कुल साफ नहीं आ रही या क्या है, कुछ मुझे अगर आइडिया नहीं तो उस हिसाब से कुछ वर्किंग कर। मतलब आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है, अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जोर से बोल दूंगा सर, उससे मेरा शायद आवाज क्लियर हो जाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर है। आवाज मेरी अभी भी क्लियर नहीं है? सर नहीं, आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा, आप देखें माइक पे, देखें शायद माइक चेंज करें। माइक को हम चेंज कर दें। माइक का इशू है, मतलब अभी भी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने उसको दोबारा से वो किया, निकाल के लगाया। अभी बेहतर है। अच्छा, अभी बेहतर है, ठीक है। आवाज जैसे ही कुछ अनक्लियर हो आप बता दीजिए, तो हम पहले आवाज को चेक कर लेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा था वही बता रहा था कि हमारे पास सिस्टम में जैसे आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, वो ऑटो कंप्लीट पे आ रहा होता है। जितनी चाहे प्रोडक्ट बढ़ाते जाए तो प्रोडक्ट आपकी एड अप होती चली जाएंगी। जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि स्पीड, मतलब ये कि हमने यहाँ पे रेट अगर मास्टर में डले हुए हो, मास्टर प्रोडक्ट में या प्राइस उसमें डले हुए हो, तो रेट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं।
डिस्काउंट है, डिस्काउंट आप परसेंटेज में देना चाहें तो भी दे सकते हैं, फिक्स डिस्काउंट देना चाहें नेट अमाउंट पे तो नेट भी डिस्काउंट दे सकते हैं, जो डिस्काउंट आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अब मैंने एंटर दबाया, रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी तरह मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ माउस है कि मैंने एडिट दबाया नहीं। अब मैं एडिट दबाऊंगा, ये फौरन ही आपके पास जो है खुल गया एडिट मोड में। तो बेसिकली जो वेब बेस्ड सिस्टम अमूमन होते हैं वो इतने फास्ट नहीं होते जितने हमारा पास है, तो एक हमें एडवांटेज ये है कि फास्ट है। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि आप इमेज फाइल अटैच कर सकते हैं। तो जैसे परचेज इनवॉइस है या अगर आपका अकाउंट का वाउचर है तो उसके साथ इमेज अटैच करने का फायदा ही होता है। जैसे अकाउंट का वाउचर है उसके साथ अटैच करने का फायदा ही होता है कि आपके पास वारंटी कार्ड है या प्लम्बर वगैरह का बिल है। ये ऐसे बिल होते हैं जिनका कोई ये नहीं पता होता कि 10,000 का बिल वाकई बना भी था या प्लम्बर को 10,000 दे दिए ऐसे ही। तो बिल जो है वो फिजिकली या जो पेपर वर्क से लिख के दिया वो अटैच किया जा सकता है, वारंटी कार्ड अटैच किया जा सकता है। इसी तरह परचेज ऑर्डर आया या किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेजी कि यार ये आइटम मुझे भिजवा दो, तो वो रिक्वेस्ट आपने स्कैन करके डायरेक्ट आप अटैच कर सकते हैं, चूज फाइल करके उसके साथ ही अटैच हो जाता है। अच्छा, इनवॉइस सेव होने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वही बात है। प्रिंट कंपनी के नाम के साथ निकालना चाहें ना उसके नाम से निकालना चाहें, जिस फॉर्मेट में भी चाहें वो बड़ा आपके हिसाब से सेट किए जा सकते हैं। फॉर्मेट मल्टीपल होते हैं, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए हो उस हिसाब से जो है आपके हिसाब से उसको सेट कर देते हैं इनवॉइस को। इनवॉइस में या किसी भी रिपोर्ट में एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, हर सिस्टम में होता है। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये सब तो है नॉर्मल चीज है। एक चीज हमारे पास रजिस्टर है, वो जेपीजी में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जेपीजी में एक्सपोर्ट का ऑप्शन अमूमन सिस्टम में कहीं पे भी नहीं होता। तो पहले से बहुत काम की चीज थी जब व्हाट्सएप पे जो है आपके पास सिर्फ पीडीएफ की सपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी भी ये काम की इसलिए है क्योंकि बात तो अभी भी पीडीएफ खोलनी नहीं आती। तो इमेज भेजने में फायदा ये है कि वो सेफ भी होता है और आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेज भी सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ये प्रिंटिंग कराती है, जैसे हम इसमें इसको खोल लेते हैं, जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं या प्रिंट आउट है वो बेसिकली डिजिटल रिपोर्ट से बनेंगे। तो उसका फायदा ये होता है कि ये पिक्सल परफेक्ट प्रिंटिंग कराती है। मतलब ये होता है कि जैसे ए फोर साइज है, ए फोर का पेपर है, तो जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट होगा। जितनी स्पेसिंग यहाँ पर है, जो फॉन्ट साइज है, जो चीज जहाँ पर दिखाई दे रही है तो वहीं पर प्रिंट होगी। अमूमन जो वेब बेस्ड सिस्टम होते हैं उनमें प्रिंट होते वक्त चीजें जो है वो थोड़ी सी आउट हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम बैकएंड पे डिजिटल रिपोर्ट यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली पिक्सल परफेक्ट प्रिंटिंग कराती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज पेपर पे आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है एज इट इज वो चीज वैसे ही वहाँ प्रिंट होगी। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम आते हैं इसमें सेल्स इनवॉइस के अलावा हमारे पास जैसे सेल रिटर्न है, परचेज इनवॉइस है, परचेज रिटर्न है। इन चीजों में एंट्री में लुक एंड फील में कोई खास फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क ये होता है कि वहाँ पे कस्टमर होता है, यहाँ पे आपके पास सप्लायर आ जाता है। और सेल इनवॉइस में कार्टेज नहीं होता, यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन हमारे पास कार्टेज का भी होता है, यानी कि जो गाड़ी वाले का खर्चा है वो अगर आप चाहें तो बिल में ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने परचेज इनवॉइस बनाया, गाड़ी वाले को अगर आपने किराया दिया तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि कार्टेज के बाद में एक्स्ट्रा आपने पे की, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो ये सारी परचेज इनवॉइस में और सेल इनवॉइस में फर्क होता है। अमूमन सारी चीजें एक जैसी होती है, तो हम किसी एक को भी देख लेंगे तो दूसरा तकरीबन वैसा ही होता है। डिस्काउंट ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं परसेंटेज में डिस्काउंट देना तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसी तरह से डिस्काउंट अगर नेट अमाउंट पे देना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इसी तरह जो है हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है कार्टन क्वांटिटी का। कार्टन क्वांटिटी का फायदा ये होता है कि अब जैसे आपके पास एक पीस है, वो मास्टर कार्टन में जैसे 12 होते हैं, 12 का पुरुष होते हैं, 144 पीस होते हैं या दर्जन होते हैं, 12 पीस होते हैं या 6 दर्जन होते हैं। तो आप मास्टर कार्टन में उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं कि मास्टर कार्टन में कितने पीसेस होंगे। उसका फायदा ये होता है कि फिर आप यहाँ कार्टन में क्वांटिटी दे सकते हैं 25 कार्टन, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करा के ले आते हैं कि कितने टोटल पीस हुए। उस सूरत में आप यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का अकाउंट कॉलम दे देते हैं
उसमें वो आपको टोटल करके दिखा रहा होता है। ये चार्टर्स का फायदा है अगर आप करते हैं तो। इसी तरह फिर इसमें हमारे पास है वो परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है और जो रिसीव मोड है अगेन। सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कस्टमर के ऑर्डर आता है, आप बजाय इसके उसका सेल वाइज बनाएं, जो ऑर्डर बुकिंग जो बंदा बैठा हुआ है वो पहले आपका कस्टमर का सेल ऑर्डर बना दे। उसका फायदा ये होता है सेल ऑर्डर बनाने का कि एक आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि ये चीज़ें मुझे 10 पीस चाहिए थी, फिर जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं वो आप डिस्पैच कर देते हैं। अगर आप ये सिस्टम रखना चाहते हैं कि भाई जो चीज़ें रह जाए उसको बाद में डिस्पैच करेंगे, तो आप उसका बैलेंस देख सकते हैं कि क्या ऑर्डर आया था और क्या डिस्पैच हुआ और क्या पेंडिंग है, तो वो चीज़ें आप डिस्पैच कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जो फूड बुकिंग वाला है वो आपने उसके साथ जो भी कस्टमर ने डिटेल बतानी है उसके आराम से समझी, आइटम चेंज करना था चेंज कर दिया, बढ़ाना था बढ़ा दिया। जब ऑर्डर फाइनल हो गया तो आपने तो उसको सेव कर दिया, तो डिस्पैच का जो बंदा है उसकी जरूरत ही खत्म हो जाती है कस्टमर से इंटरेक्शन की या कस्टमर से बातचीत करने की, तो अच्छा खासा टाइम बच जाता है। तो उसका फायदा ये भी है सेल ऑर्डर का। इसी तरह परचेज ऑर्डर भी होता है। परचेज ऑर्डर का फायदा ये होता है कि आपने कंपनी को बता दिया कि भाई मुझे जो है इतने पीस चाहिए रॉ मटेरियल में या किसी भी उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट वालों को आपने परचेज ऑर्डर दे दिया कि हमें 1000 टन या इतने सीमेंट की बोरियां चाहिए। अब जो सीमेंट की बोरियां चाहिए तो बार ये होता है कि सप्लायर आपकी मर्जी से सप्लाई नहीं कर रहा होता, मतलब आपने उससे कहा 10 इंच वाले इतने चाहिए, 12 इंच वाले इतने चाहिए, 13 इंच वाले इतने चाहिए, वो करता ही है। उसके बाद जो अवेलेबल होता है वो भेज देता है। अब आपने जैसे 10 लाख का ऑर्डर बनाया था तो वो बेसिकली ऑर्डर की अमाउंट सारी मीट कर रहा होता है, जो क्वांटिटी आपने एग्जैक्ट दी हुई होती है कि 12 पीस इसके चाहिए, 30 पीस इसके चाहिए, उसको वो मीट नहीं कर रहा होता। तो परचेज ऑर्डर का फायदा ये होता है कि भाई आपने पूरी मेहनत करके बताया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट थी, तो सप्लायर जो है वो उसके अगेंस्ट माल भेज रहा होता है, तो वो उसके अगेंस्ट ही भेज सकता है, एक्स्ट्रा आइटम भेज नहीं सकता अगर आप परचेज ऑर्डर के उसको चलते हैं। अच्छा, परचेज ऑर्डर में जैसे भी मैंने आपको बताया था कि परचेज इनवॉइस बन जाए, तो परचेज इनवॉइस आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। अगर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बनाएंगे तो वो आपको बैलेंस दिखा देता है कि भाई ये इतना इतना आपका बैलेंस है। एक ऑप्शन हमारे पास और है जो बाहर कंपनी यूज करती है, जो जिनका सेटअप थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो ये होता है कि आप खुद रिसीव नोट बनाएं और उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाएं। उसमें होता ही है कि पहले आपने परचेज ऑर्डर बना दिया 1 लाख पीस का जो भी था, गोडाउन इंचार्ज जो था, गोडाउन इंचार्ज ने आपका माल रिसीव कर लिया, उसने सेलेक्ट किया कि भाई ठीक है परचेज ऑर्डर है, लोड किया। उसके बाद आइटम क्वांटिटी आ गई कि ठीक है ये आइटम 10 आने थे, तो जितने भी आएंगे वो लिख देगा, अगर 10 से कम है तो लिख देगा 5 आए, और अगर 10 आए तो ठीक है वो ओके कर देगा और उसको सेव कर लेगा। तो इसमें होता है कि जैसे लकी सीमेंट में उन्होंने डिलीवरी की, महीने में आपको 1 2 3 जितनी भी डिलीवरी थी देगी, महीने के आखिर में उन्होंने अपना बिल भेज दिया, तो फिर उसके अगेंस्ट बेसिकली आपके वो बनता है परचेज इनवॉइस। उसमें ये होता है कि जितना माल रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट सारी आपके वो बन रहा होता है परचेज ऑर्डर। ऐसा नहीं होता कि वो पूरे उसका बन रहा हो। तो ये एक फायदा होता है अगर आप परचेज इनवॉइस को उसके परचेज इनवॉइस के साथ गुड रिसीव नोट को अगर लिंक करना चाहें। बहरहाल ये कस्टमर के ऊपर होता है तो वो किस तरह कहना चाह रहा है। जैसे इसमें हमने दिया तो 5 क्वांटिटी रिसीव हुई थी, तो उससे 5 पीस वो दे दिए, 10 नहीं दिए। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट परचेज इनवॉइस भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी परचेज इनवॉइस बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट पहले रिसीविंग बनाएं गोडाउन इंचार्ज, और उसके बाद जो है उसके परचेज इनवॉइस बना लें। इसी तरह फिर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न है। इसमें सर सॉरी सर, आपके उसमें मतलब है ना इको बहुत हो रही है आवाज, मतलब क्लियर नहीं आ रही है आवाज, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इको हो रही है। इको की क्या वजह हो सकती है? इरफान भाई जी अच्छा, परचेज ऑर्डर के मैं आपको ये बता रहा था कि परचेज ऑर्डर में हमारे पास ये ऑप्शन है, परचेजेस में तीनों तरह से परचेज हो सकती है। आप डायरेक्ट परचेज इनवॉइस भी बना सकते हैं अगर चाहें तो,
अगर आप चाहें तो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि एक लॉक हो जाता है कि आपने जो जो चीजें ऑर्डर की थी आइटम उसके हिसाब से आए या नहीं आए। वरना होता है कि सप्लायर जो है अमूमन डंडी मार रहा होता है, वो बेसिकली अमाउंट मीट कर रहा होता है, जो वेरिएशन आपने लिखी हुई होती है कि 12 इंच का दे देना, 2 इंच का दे देना, उसको मीट नहीं कर रहा होता। तो परचेज ऑर्डर से वो एक लॉक हो जाता है कि जो रिसीव करने वाला बंदा होता है वो चेक कर लेता है कि हाँ यार ये इसके अगेंस्ट हमने ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था। तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड रिसीव नोट बनाते हैं और उसके अगेंस्ट परचेज इनवॉइस बनाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अब बेसिकली परचेज ऑर्डर हमने बनाया था 1 लाख पीस का, अब सप्लायर जो है वो 1 बाय 1 डिलीवरी दे रहा होता है। एक हफ्ते में उसने कुछ डिलीवर कर दिया, फिर एक हफ्ते बाद उसने कुछ और डिलीवर कर दिया, फिर एक हफ्ते बाद उसने कुछ और डिलीवर कर दिया। तो परचेज इनवॉइस अगर हम बनाते हैं तो परचेज इनवॉइस सिर्फ उस अमाउंट का बनता है जितने आइटम्स उसने डिलीवर किए थे। तो ये एक फायदा होता है। अगर गुड रिसीव नोट हम अलग करते हैं तो गोडाउन इंचार्ज को हम अलग से यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं, वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट रिसीव करता रहता है। जो आपका बिल वाला आता है तो वो बिलिंग वाला उसको चेक कर लेता है। ये फायदा है 3 लेवल में उसको ब्रेक करने का अगर चाहें तो। इसके बाद फिर सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। सेल रिटर्न में परचेज रिटर्न में कोई ऐसी खास चीज नहीं है, मतलब लुक एंड फील के बारे से वो तकरीबन सेल इनवॉइस की तरह ही होता है। अब हम आ जाते हैं इसमें थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पे आ जाते हैं। इसमें है तो बहुत सारी एंट्रीज, इसमें से कुछ एंट्रीज आपके काम की हैं, कुछ बेकार हैं। मैं आपको एक एंट्री और दिखा देता हूँ फॉलोअप की, उसके बाद हम रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। फॉलोअप का बेसिकली फायदा ये होता है कि आपने एक कस्टमर को, एक ऑपरेटर को बिठाया हुआ है पेमेंट्स वगैरह के लिए, जो भी आपकी पेमेंट ड्यू हुई है उसके लिए बिठाया हुआ है। अब मसला ये आपको उसको हर दफा याद दिलाना पड़ता है, यार अरशद को कॉल की नहीं की, उसको कॉल की नहीं की, अरशद से बात हुई थी 25 तारीख को दे देगा, तो 25 तारीख को उसको रिमाइंडर तो भेजो। जाहिर बात है उसने 25 तारीख का वादा किया है तो आप उसको रिमाइंड कराएंगे तो वो भेजेगा। अगर आप भूल गए रिमाइंड कराना तो वो भी नहीं भेजेगा। तो इन सब चीजों का आसान तरीन तरीका ये होता है कि आपके पास कस्टमर की ड्यू लिस्ट है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, ऑपरेटर ने टाइप किया जो भी उसका कस्टमर है, मिसाल के तौर पे उसने कस्टमर लिखा, जैसे ही उसने कस्टमर टाइप किया तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल आ गई कि उसको कब कब कॉल की थी। अब जैसे फूड पांडा कस्टमर है तो इसको अभी तक कोई कॉल नहीं गई और इसके ये इनवॉइस बने हुए, एक ये इनवॉइस बना हुआ है, एक ये इनवॉइस बना हुआ है और 25,000 की इसकी पेमेंट आई हुई है, तो इसका बैलेंस इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो एक तो फायदा ये होता है कि जैसे ही वो जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे नाम लिखता है तो उसके बाद स्टेटस आ जाता है। क्योंकि बाद अगर ये मसला भी होता है कि कस्टमर ने पेमेंट कराई होती है आज ही, अकाउंट्स वाले ने अपडेट कर दे होती है और ऑपरेटर को पता नहीं होता। अब वो 10 दिन से उसको कॉल कर रहे हैं, वो ये कहता है मैं कल करा दूंगा, कल करा दूंगा। ऑपरेटर गुस्से में फोन करता है, यार आपने पेमेंट नहीं करी, कहता है मैंने अभी तो कराई है, तुम लोग देखते नहीं हो, हर वक्त मुझे कॉल करता है। तो अब वो चढ़ जाता है। तो इसमें फायदा होता है जैसे ही उसने कस्टमर का नाम लिखा उसको पता चल गया कि उसकी पेमेंट तो नहीं आई हुई। अगर उसकी पेमेंट आई हुई तो सेफ यही है कि उसको कॉल ना करे। अगर उसकी पेमेंट नहीं आई हुई तो वो उससे बात कर लेता है। अब जो भी बात है, अगर फोन नहीं अटेंड किया तो उसने लिख दिया फोन अटेंड नहीं किया, या अगर उनकी अरशद साहब से बात हुई थी कि अरशद साहब ने कहा था कि ठीक है आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है, मैं इसको अभी इस तरह क्लियर नहीं कर सकूंगा, बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ कि 50-50 करके आपको दे दूंगा। तो बेसिकली पहली पेमेंट जो है मैं आपको, जैसे जो भी डिटेल थी उन्होंने लिख दी कि 50K करके मैं आपको हर हफ्ते दे दिया करूंगा। और इस तारीख से ऑनवर्ड मैं आपको दे दिया करूंगा। तो जो तारीख थी वो उसने यहाँ पे डाल दी कि भाई ठीक है ये तारीख है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब वो जो भी बंदा बैठेगा, एक तो उसको ये पता चल जाता है कि कब किसको कॉल करनी है। मिसाल के तौर पे फूड पांडा वाले हैं, इनको 15 जुलाई को कॉल करनी है और इनसे जो बात हुई थी वो भी लिखी हुई है। कोई बॉस ने अगर चेक करना है तो बॉस खुद भी यहाँ पे अगर लिखेगा फूड पांडा जैसे लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा यार इनसे कब कब क्या क्या बात हुई थी। तो वो ये भी कह सकता है कि यार मेरा बंदे ने आपको 10 दफा कॉल की थी, आपने उनसे पहले ये कहा था, अरशद साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा था, खुर्रम साहब जो थे उन्होंने ये कहा था, आप बताइए मैं क्या करूं। तो एक आपके पास पूरी हिस्ट्री यहाँ भी मेंटेन हो रही होती है, आपको एक एक से पूछना नहीं पड़ता कि उससे बात हुई थी नहीं हुई थी, क्या बात हुई थी, वो आपके पास यहाँ नजर आ रही होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ रिमाइंडर भी आ रहा होता है कि कब कब किसको कॉल करनी है। तो उसके बाद नजर आ रहा है कि भाई आज मैंने इनको कॉल करनी है, बाकियों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आ गई कुछ छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स वगैरह जो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 by 1। बल्क इनवॉइस प्रिंटिंग, ड्यू इनवॉइस लिस्टिंग, सप्लायर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट और इंग्रेडिएंट फार्मूला। इंग्रेडिएंट फार्मूला या उस अभी यहाँ फिलहाल छोड़ दो। ये ड्यू इनवॉइस लिस्ट है,
ड्यू इनवॉइस लिस्ट जो है वो अक्सर कस्टमर्स के लिए बहुत काम की चीज होती है, आपके लिए भी काम की होगी। बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि कौन कौन सा बिल पेंडिंग है। मतलब ये फूड पांडा है, इसका ये बेसिकली बिल की डेट थी 7 जुलाई और 9 जुलाई। उसमें हमने ड्यू डेट जो है वो 30 दिन रखी है कि 30 दिन के अंदर अंदर बिल कर देगा। तो जो बिल की अमाउंट है वो और जो बिल की अमाउंट पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है कि ये अमाउंट उनकी पेंडिंग है। फिर इसमें मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं कि आप अगर किसी को किस तरह निकालना चाहें, ड्यू डेट सेट करना चाहें कि 30 डेज की जगह 60 डेज करना चाहें, आज कौन सी ड्यू हो रही है, कल कौन सी ड्यू हो रही है, इस तरह मुख्तलिफ फिल्टर्स करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपके पास बिल वाइज ब्रेकअप आ जाता है कि कौन कौन से बिल ड्यू हो गए हैं, अब उनकी पेमेंट के लिए राब्ता कर लिया जाए। बल्क इनवॉइस प्रिंटिंग का फायदा ये होता है कि आपने बहुत सारे इनवॉइस बनाए तो एक साथ आप प्रिंटिंग पे उसको भेज सकते हैं, या अगर आपने डिलीवरी चलान प्रिंट करने तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं। आपने सेल ऑर्डर प्रिंट करने तो वो आप एक साथ डेट दे के किसी भी कस्टमर का कोई भी फिल्टर निकाल के आप प्रिंट कर सकते हैं, तो वो एक साथ सारे प्रिंट हो जाते हैं, आपको अलग अलग जाके प्रिंट नहीं करना पड़ता। लिस्ट ऑफ सप्लायर और लिस्ट ऑफ कस्टमर और प्रोडक्ट लिस्ट, ये बेसिकली सिंपल सी रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता इनमें। सिर्फ कस्टमर लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब सप्लायर और कस्टमर सिर्फ आ रहे होते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल सिस्टम में एक ही फर्जी सप्लायर है। अगर हम कस्टमर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे तो कस्टमर आ जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट लिस्ट होती है, वो सिंपली लिस्टिंग होती है, उसमें उसकी डिटेल आ रही होती है कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट वगैरह की। अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पर। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपके काम की हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपके लिए एक्स्ट्रा होंगी। अगर आप सेल ऑर्डर वगैरह यूज कर रहे हैं तो डिस्पैच रिपोर्ट काम की है। अगर आप सेल ऑर्डर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए फिलहाल काम की नहीं है। स्टॉक की रिपोर्ट है, मैं आपको एक एक रिपोर्ट थोड़ी सी खोल के इनका वो ओवरव्यू देता जाता हूँ और दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपकी काम की हैं। एक ये सेल की रिपोर्ट है, ये अमूमन बहुत काम की होती है। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हर तरह से निकाल सकते हैं। नेट सेल देखना चाहें तो नेट सेल भी देख सकते हैं, सेल रिटर्न देखना चाहें, परचेजेस देखना चाहें तो परचेजेस भी देख सकते हैं। अच्छा, किसी का माइक शायद खुला हुआ है, वो चाहें तो उसको म्यूट कर दें, पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही थी। खैर, ये सेल रिपोर्ट है। अब इसमें हमारे पास वर्चुअली हर तरह के ऑप्शन होते हैं। अभी हमने निकाली है इनवॉइस वाइज समरी निकाली। अगर हम इसको चेंज करना चाहें और कस्टमर वाइज देखना चाहें तो हम कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं। इसको अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखना चाहें तो प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं। मतलब हम जिस तरह भी देखना चाहें यहाँ ग्रुप में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेल्समैन के हिसाब से देखना चाहें, एरिया, ब्रांड, जो भी हम देखना चाहें समरी हम उस तरह निकाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स आ गई कि ये प्रोडक्ट्स इतनी बिकी थी। इसके अलावा एक मिनट, हमारे पास इसमें ऑप्शन ये है कि ये तो समरी थी, अगर हम इसको डिटेल कर देते हैं या ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो ये मजीद इन डेप्थ खुल जाएगा। अब बेसिकली मैं इसको प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं इसको कस्टमर प्रोडक्ट वाइज देखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी देख सकता हूँ कस्टमर प्रोडक्ट वाइज कि किस कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट दी थी। अब मेरे पास जो है वो आ गया कि जी ये कस्टमर था, इसको ये प्रोडक्ट गई थी या जो भी प्रोडक्ट थी। प्रोडक्ट ABCD टेस्ट है, ये फूड पांडा को गई, ये फर्जी प्रोडक्ट थी, ये फूड पांडा को गई, ये रॉ मटेरियल थी, ये इनको गई, ये इनवॉइस आ गया, इस इनवॉइस पर गई थी। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, किसी और उस पर इनवॉइस वाइज देखना चाहूँ या सेल्समैन वाइज देखना चाहूँ, सेल्समैन तो इसमें भी नहीं डले हुए, तो वो भी मेरे लिए मुमकिन है कि मैं इसको किसी भी तरह से किसी भी वेरिएशन में निकाल सकता हूँ। अभी इनवॉइस वाइज आ गया कि इस डेट में जो मतलब 7 तारीख में ये इनवॉइस बने थे, 9 तारीख में ये इनवॉइस बने थे, उनका टोटल आ जाता है।
मतलब वर्चुअली इसमें तकरीबन सारे ऑप्शन है जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। आप किसी भी तरह ग्रुप कर सकते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट कस्टमर वाइज, इनवॉइस कस्टमर वाइज, एरिया वाइज, सेल्समैन वाइज, ब्रांड वाइज। तो तकरीबन आपकी सारी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाती हैं। आपके पास ऊपर ऑप्शन भी होते हैं, आप नेट सेल देखना चाहें, नेट परचेज देखना चाहें, सेल रिटर्न देखना चाहें, कोई स्पेसिफिक बुक देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बुक की मैं वजाहत थोड़ी देर में कर देता हूँ कि बुक से मेरी क्या मुराद है। इसी तरह एक ये रिपोर्ट है फीफो, स्टॉक रिपोर्ट फीफो। ये बेसिकली बहुत काम की रिपोर्ट है और ये अमूमन सिस्टम्स में नहीं होती। फीफो रिपोर्ट बेसिकली ये है कि नॉर्मली जो स्टॉकिंग का लोग यूज कर रहे होते हैं वो एवरेजिंग यूज कर रहे होते हैं, और एवरेजिंग का नुकसान ये है कि वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता ये है कि एक चीज आपने खरीदी वो 10 रुपए की थी, ओवर द ईयर 5 ईयर्स में वो पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो गई। तो होता ये है कि उसकी एवरेज प्राइस वो दिखा रहा होता है 25 रुपीज या 12 रुपीज, जबकि एक्चुअल में परचेज कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज होती है। तो एवरेजिंग जो है वो कभी भी सही नहीं होती, शुरू में बस चलती है, 1-2 महीने तक उसका रिजल्ट सही आता है, उसके बाद जो है एवरेजिंग की जो रिपोर्ट निकल रही होती है वो उठा के साइड में रख दी जाती है। फीफो का फायदा ये है कि फीफो एक्चुअल की बात हो रहा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पीस 10, अब अगर आपने 1000 पीस खरीदे उसमें से 10 पीस 10 रुपए के खरीदे हैं, उसके बाद जो है कुछ पीस जो है 20 रुपए के खरीदे हैं, कुछ पीस 30 रुपए के खरीदे हैं, कुछ पीस 12 रुपए के खरीदे, तो वो आपको एक्चुअल में बता रहा होता है कि ये जो इनवॉइस बना है उसमें जो पीस गया है उसकी कॉस्ट क्या थी और वो कितने का गया। तो आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट एक आना शुरू हो जाता है, जो हम यहाँ पे साइड में आपको दिखा रहे होते हैं कि इनवॉइस पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये। इसी तरह आपके पास एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू भी आ रही होती है कि आपके पास जो स्टॉक है वो आपने परचेज कितने का किया है। मतलब कोई 10 रुपए का खरीदा, कोई 20 रुपए का खरीदा, तो आपके पास जैसे अब ये आइटम है तो इस आइटम की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एवरेज में 25 रुपए आ रहा है। एवरेज वैल्यू हमारे पास स्टॉक की वैल्यू जो है इसकी वो 1250 रुपए है। तो अगर किसी को बेचना हो लमसम में तो वो भी कर सकते हैं, और जो बन रहा होता है तो आपके पास एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है आसानी से कि भाई ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसको आपको टेंशन ही नहीं कि 10 रुपए का खरीदा था, 20 रुपए का खरीदा था, 30 रुपए का खरीदा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये हर तरह से दिखा रहा होता है। इस रिपोर्ट में भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको आप किसी भी तरह ग्रुप करके देख सकते हैं। मतलब अभी हमने ग्रुप बाय कंपनी किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको किसी और उसमें निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसमें भी डिटेल ट्रांजैक्शन समरी का ऑप्शन है। डिटेल ट्रांजैक्शन समरी का फायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली ब्रेकअप पता चल जाता है कि ये जो दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है। मतलब ये जो इसने दिखाया है कि सेल ऑर्डर था तो सेल ऑर्डर में ये 10 रुपए का किया था, 450 रुपए यूं बने थे। परचेज इनवॉइस बना था तो परचेज इनवॉइस में कितने की वैल्यू थी, परचेज इनवॉइस का नंबर आ रहा होता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से आपको ब्रेकअप दिखा रहा होता है तो ट्रांजैक्शन में। और ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं देखना चाहते समरी निकालेंगे तो वो भी आपको निकल आएगी, वो भी आपको आराम से रिजल्ट दे देती है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ग्रुप बाय में फिलहाल सिर्फ कंपनी आ रहा है, लेकिन हमारे पास ग्रुप बाय में ऑप्शन होता है कि आप सेल्समैन, एरिया या ब्रांड इस तरह मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी तरह से अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हैं कि भाई अगर आपने देखना है कि इस कस्टमर से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या इस प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आप किसी भी पीरियड का, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का निकाल सकते हैं। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और सबका निकालना चाहेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ये एक छोटी सी रिपोर्ट होती है, डेली सेल रिपोर्ट या डेली रिपोर्ट आप कह लें। इसमें बेसिकली आपके पास पूरे दिन का इन आउट आ रहा होता है कि भाई कैश सेल कितनी हुई, क्रेडिट सेल कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, कैश डिपॉजिट कितना हुआ, बैंक डिपॉजिट कितना हुआ। ये बेसिकली आपके पास एक दिन की समरी आ रही होती है कि जो कुछ भी इस स्पॉट पे हुआ। इसको किया ये जाता है कि इसका प्रिंट निकाल के फाइल में लगा दिया जाता है या बॉस को दे दिया जाता है। मतलब ये एक आपके पास पूरी समरी आ जाती है कि कैश सेल इतनी हुई, क्रेडिट सेल इतनी हुई, इतने डिपॉजिट्स आए, इतने आउट हुए, इतने एक्सपेंसेस हुए, बैंक में इस वक्त क्या आपका ओपनिंग बैलेंस या जो भी कुछ चल रहा है वो आपके पास आ जाता है। बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बता रही होती है कि आपके पास कौन सी रिपोर्ट वो कौन से जो है वो चीज़ ज़्यादा बिक रही है। अभी इत्तेफाक से जो हमने पीरियड निकाला है उसमें 9 जुलाई से 9 जुलाई में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिकी है, तो वो 100% आ गया। इसको हम थोड़ा सा पीरियड पुराना कर देते हैं। अब ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट का परसेंटेज कितने परसेंटेज है। ये क्वांटिटी वाइज बता रहे हैं कि क्वांटिटी में कौन सा किसका कितना रेशो है।
अमाउंट वाइज का भी ऑप्शन होता है कि बाय वैल्यू जो है कौन आपकी शेयर सेल में किस चीज़ का कितना शेयर है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये डिसीजन लेने में कि किस चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब अगर एक चीज़ 10 पीस बिक रहे हैं उस पर आप मेहनत कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो 20 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जो 1000 बिक रही है उस पर आप मेहनत करेंगे तो वो 2000 तक जा सकती है। तो ये एक फ़ायदा है। ये बेसिकली इसने अमाउंट वाइज आपको दे दिया कि अमाउंट वाइज आपका सेल में किसका कितना, किस प्रोडक्ट का कितना हिस्सा है। किसी भी पीरियड का आप निकाल सकते हैं, 1 दिन का, 1 महीने का, 2 दिन का, जिस तरह आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी मोटी रिपोर्ट्स हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा इनको आगे लेके चलते रहते हैं। ये स्टॉक समरी है विद एवरेज सेल। ये काम आती है जब आपने ऑर्डर प्लेस करना हो। मतलब आपको ये बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट है, आपके पास स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है। मतलब 10 पीस आपके पास ओपनिंग में थे, 50 पीस आपने खरीदे, लास्ट कब परचेज किया था, कितने सेल हो गए, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एवरेज कितना है। तो इसका फायदा ये होता है आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आपने मजीद इसके कितने पीसेस ऑर्डर करने। ये एवरेज सेल आ रही है कि एवरेज सेल जो है वो पर मंथ इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी है। उस हिसाब से आप देख लें कि आपका स्टॉक में जैसे अभी ये माइनस में चला गया, माइनस में पड़ा हुआ है, एवरेज इतना बिकता है, तो आपने कितना ऑर्डर करना है। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है स्टॉक ऑर्डरिंग करते वक्त कि ऑर्डर करना कितना चाहिए, ये पीस कितने कितने मंगवा लेने चाहिए। स्टॉक एजिंग है, ये शायद ना खुले, इसको एक मिनट देख लेते हैं। स्टॉक एजिंग का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको ये बता रहा होता है कि अब आपके पास 10 लाख पीस पड़े हुए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से पड़े हुए, लेकिन अगर वो 60 दिन से ज्यादा या 90 दिन से ज्यादा स्टॉक में पड़े हुए या 120 दिन से ज्यादा पड़े हुए, तो बेसिकली ये डेड स्टॉक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई है। तो इससे आपको पता चल जाता है कौन सी चीजें जो है वो डेड स्टॉक में है या ऐसे एरिया में फॉल कर रही हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई है। तो अब आप उनको जो भी है करके देखें। अब जैसे कोई चीज है वो 120 दिन से आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, ना इन हो रही है ना आउट हो रही है, तो आप उसका कोई इलाज सोचें, अपने पैसे कैश करा लें, चाहे उसको थोड़ा लॉस में बेच दें, लेकिन उसको निकाल के अपने कैश खड़ा कर लें। क्योंकि 120 दिन में नहीं बिकी तो जाहिर बात है उसका चांस बिकने के तो कम ही है। ये एसओ वर्सेस डिस्पैच रिपोर्ट है कि कितने सेल ऑर्डर आए थे, उसके अगेंस्ट क्या क्या डिस्पैच हुआ। मुख्तलिफ हमारे पास फिल्टर होते हैं हर रिपोर्ट में कि आप प्रोडक्ट, कस्टमर या इस तरह फिल्टरिंग कर सकते हैं। नहीं भी फिल्टर करते तो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जो है वो डिफॉल्ट पे निकल सकती है। अब जैसे ये है, ये आपके पास ऑर्डर आए थे और इस वक्त इनकी बैलेंस क्वांटिटी दिखा रहा है कि किसका कितना बैलेंस है। सेल्स लिस्टिंग है, ये सिंपली रिपोर्ट है, होती ये भी सेल्स रिपोर्ट की तरह है। बस फर्क ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ कस्टमर ने मुख्तलिफ चेंजेस कराएंगे। बहरहाल ये हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में निकल रही होती है। सेल्स लिस्टिंग है, जिनको हमें एक्सेस देना होता है डीबगिंग वगैरह के लिए, वो इससे भी काम ले सकते हैं। इसमें भी इसी तरह ऑप्शन है, आप समरी डिटेल ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, ग्रुप करना चाहें ग्रुप कर सकते हैं, जो भी ग्रुप आपको पसंद है आप ग्रुप करके उस तरह रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कस्टमर सप्लायर वाइज, सप्लायर कस्टमर वाइज, जो भी आप निकालना चाहें। अच्छा, ये जो सेल्स लिस्टिंग अभी जो आपके पास यहाँ पे सेट हुई है, इसमें इन्होंने बेसिकली इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये कौन से इनवॉइस में, जैसे सेल रिटर्न बना है या सेल इनवॉइस जो भी बन रहा है उसमें उसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि जैसे ये 90% हिस्सा है। अगर आप इसकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो आपको दूसरे तरीके से भी पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं इसको कस्टमर वाइज कर दूंगा, कस्टमर प्रोडक्ट वाइज कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस कस्टमर के सेल में कौन सी प्रोडक्ट का हिस्सा सबसे ज्यादा है। मतलब अगर कस्टमर है या किसी एरिया को मैं करता हूँ या ब्रांड की, मैं अगर कोई ब्रांड सेलेक्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उस ब्रांड की सेल में कौन, उसके परसेंट का कितना परसेंटेज हिस्सा है। स्टॉक लिस्टिंग है और स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक लिस्टिंग बेसिकली डिबगिंग के ही काम आती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे जा रही है, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। ये बेसिकली एक तरीके से समरी आ रही होती है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आ रहा होता। तो ये जो स्टॉक आपका चेक कर रहे होते हैं या डेली ट्रांजैक्शन जो लोग चेक कर रहे होते हैं उनके काम आती है कि वो उसको चेक कर लेते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इतनी इतनी आई है और इतनी इतनी गई है।